अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो ऑल इंडिया सफ़ा बैतुल माल की जानिब से पेश किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको इम्तिहान की तैयारी किस तरह करना चाहिए ये बताऊंगा। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मूसा खान, जूनियर लेक्चरर कॉमर्स हूँ। अगर आप एसएससी के तालिब इल्म हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें बताए हुए मशवरों और रहनुमाई के जरिए से आप कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबरात से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप एसएससी कामयाब हैं या किसी एसएससी के तालिब इल्म के सरपरस्त हैं तो एसएससी के तुलबा व तालिबात तक जरूर पहुंचाएं। इन बातों को अमल में लाकर वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात भी बताता चलूं कि ये वीडियो खुसूसन एसएससी के तालिब इल्मों को जहन में रखकर बनाया गया है। अगर आप एसएससी कामयाब हैं या कोई एसएससी के स्टूडेंट के आप सरपरस्त हैं तो हो सकता है ये वीडियो में बताई हुई बातें आपको मामूली नजर आए, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली मर्तबा बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए इनमें बहुत सारी मालूमात हैं, बहुत सारी अहम बातें हैं जिनको जहन में रखकर इम्तिहान की तैयारी की जाए तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा नंबरात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप एसएससी के तालिब इल्म है तो जरूर मुकम्मल देखेंगे, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे। और अगर आप किसी तालिब इल्म के सरपरस्त हैं तो अपने बच्चों को ये बताएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा अभी, मेरा नाम मोहम्मद मूसा खान है, मैं लेक्चरर कॉमर्स हूँ। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में लेक्चरर का इम्तिहान पास किया। मेरी सर्विस तकरीबन 16 साल से जायद अरसे की हो चुकी है। मैं अपने 16 साल तजुर्बे की रोशनी में आपको इम्तिहान की तैयारी में अक्सर जो तुलबा व तालिबात गलतियां करते हैं, नुकसान उठाते हैं, वो भी बताऊंगा। और जो काम करके फायदा उठा सकते हैं वो अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे आपको समझाऊंगा। तो अक्सर लोग पूछा करते हैं मुझसे, 2008 में मैं जब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया, जब से आज तक भी लोग पूछते हैं अक्सर कि आप कौन सी किताबें पढ़े, कौन सा सिलेबस पढ़े। जो सब सिलेबस पढ़ते हैं तुलबा व तालिबात, मैंने भी वही सिलेबस पढ़ा है। हाँ, अलबत्ता पढ़ने में भी फर्क है कि मनसूबाबंद तरीके से, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए वो तरीके से पढ़ेंगे तो कम वक्त में ज्यादा फायदा होगा। बेतरतीबी से और बदसलीकी से अगर काम करेंगे तो फायदा नहीं होगा, बल्कि कभी कभी उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसी को किसी शायर ने बहुत खूब अंदाज में कहा है कि सलीखा बदलने का आता है जिनको, सलीखा बदलने का आता है जिनको, बदलकर वो नादा को करते हैं दाना। तो बहरहाल हम मनसूबाबंद तरीके से साबिका अपने तजुर्बे की रोशनी में अगर इम्तिहान की तैयारी करेंगे तो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्तिहान की तैयारी को देखिए बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है जो इम्तिहान के पहले वाली इम्तिहान की तैयारी है और दूसरा है इम्तिहान के दिन वाली तैयारी। बिल्कुल अजीज तुलबा और तालिबात, जिस तरीके से बारिश की तैयारी हम बारिश से पहले करते हैं कि अपने छत की साफ सफाई करते हैं, छत अगर नालियों में पानी कहीं रुका हुआ है तो साफ करते हैं। और ऐसे ही देखिए कि रमजान की तैयारी रमजान से पहले की जाए तो रमजान अच्छे अंदाज में गुजारा जा सकता है। मौत से पहले मौत की तैयारी की जाए जैसा हम सुनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अजीज तुलबा और तालिबात, इम्तिहान की तैयारी को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक इम्तिहान के से पहले वाली तैयारी और एक इम्तिहान के दिन वाली तैयारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्तिहान से पहले वाले इम्तिहान की तैयारी क्या क्या होती है। स्क्रीन पे भी आपको हम बता रहे हैं, देख सकते हैं आप कि इम्तिहान से पहले की तैयारी में सबसे पहले तो क्या है, अपने सिलेबस के हिसाब से कितने मजामीन हैं, कितने उसके यूनिट्स हैं, चैप्टर कितने हैं, उनको हम पहले मालूम कर लें, उनके हिसाब से हम मवाद इकट्ठा कर लें। जिस तरीके से देखिए पकवान अच्छी तरीके से वही कर सकते हैं जो पकवान के लिए सारे जरूरियात जो है बुनियादी जरूरियात लेकर पकवान के लिए बैठे तो अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। कभी हम नातजुर्बेकार बावर्चियों के बारे में सुनते हैं कि कोई चूल्हे पे बर्तन रख दिए, कढ़ाई में तेल डाल दिए, चूल्हा चालू है, अब इन्हों जीरा ढूंढने के लिए गए तेल डाल के, तो अब जीरा ढूंढ के लेके तक तेल गर्म होके आग लग गई। तो बहरहाल ऐसे नातजुर्बेकारी के कभी हमारे सामने वाकयात भी सुनने को देखने को मिलते हैं। इम्तिहान की तैयारी भी अगर हम इम्तिहान के लिए
जो हमारे मजामीन है उनके हिसाब से मवाद इकट्ठा कर लेंगे और पुराने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जमा कर लेंगे तो हम बेहतर तौर पे इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। तो इम्तिहान से पहले वाली इम्तिहान की तैयारियों में सबसे पहला जो अमल है वो है अपने सिलेबस के हिसाब से कुल कितने मजामीन है उनके हिसाब से नोट्स इकट्ठा कर लेना। जी, इसके बाद का काम है देखिए इम्तिहान के पहले वाली तैयारियों में कि इम्तिहान के जो कुल मजामीन होते हैं उनके लिए हम मंसूबा बनाएं कि कौन से मजामीन को कितनी देर पढ़ना है। जी, अक्सर मैंने देखा है हमारे वक्तों से लेके आज भी बात तुलबा और तालिबात ऐसा करते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी 10वीं जमात की बात ले लें तो 6 मजामीन है, 6 मजामीन 10 दिन के बाद है तो कोई क्या करते हैं कि पहला मजमून 10 दिन तक पढ़ते हैं, उसके बाद वो इम्तिहान खत्म होने के बाद दूसरा मजमून पढ़ने की तैयारी करते हैं। आप सोचिए जरा सा, पहले मजमून के लिए 10 दिन वक्त दिया गया, दूसरे मजमून के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया जा रहा। वो भी मुमकिन तब होगा जब आपके सब हालात ठीक ठाक हों। खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो जाए या अल्लाह ना करे कोई और हादसा पेश आए, किसी का इंतकाल हो जाए, कहीं सफर पे जाना हो जाए, तो वो दूसरे मजमून की इम्तिहान की तैयारी आपने कुछ नहीं की तो फिर इम्तिहान आप बेहतर तौर पे नहीं लिख सकते। इसीलिए बेहतर तरीका ये है कि हम रोजाना जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं सारे मजामीन का अहाता करें। अलबत्ता जो मजमून बिल्कुल करीब है, सबसे पहले जिसका इम्तिहान है उसे ज्यादा वक्त पढ़िए, जो इम्तिहान उसके बाद है वो मजमून को कम वक्त पढ़िए, उसके बाद आने वाले मजमून को और कम वक्त पढ़िए। बहरहाल सारे मजामीन को अगर हम रोजाना पढ़ते रहेंगे तो दरमियान में किसी वजह से हम तबीयत खराब हो जाने की वजह से या कोई और हादसे की वजह से पढ़ाई ना कर सकें भी तो हम किसी भी वक्त इम्तिहान में जाके डायरेक्ट बैठ के कुछ ना कुछ वो मजमून का इम्तिहान लिख सकते हैं, कम से कम पास तो हो सकते हैं। तो बहरहाल इसके लिए मंसूबा बनाना चाहिए। यहाँ एक टेबल के जरिए से बताया गया है। अजीज तुलबा और तालिबात, मैंने अपने तजुर्बे की रोशनी में एक छोटा सा टेबल बनाया है, देखिए आप इसको गौर करिए। ये हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, ये अंदाज से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप दरमियान में कभी भी इम्तिहान में अगर शिरकत करना हो, कहीं गैप भी हो जाए पढ़ाई में, तो भी आप एनी टाइम कहीं पे भी लिखकर कम से कम पास तो हो सकते हैं। तो उसके लिए एक टेबल है आपके सामने, देखिए एक मिसाल दी गई है कि कोई तालिब इल्म रोजाना मिसाल के तौर पे देखिए कोई तालिब इल्म रोजाना 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे रोजाना, 24 घंटे में 4 घंटे रोजाना पढ़ाई करना चाहता है, वो कर सकता है। तो वो 4 घंटे सिर्फ पहले मजमून या सिर्फ दूसरे मजमून को पढ़ना गलत है, क्योंकि देखिए आप एसएससी की ही बात कर लें तो एसएससी में कुल अगर 6 मजामीन है तो 6 के 6 मजामीन कामयाब होंगे तभी आप 10वीं जमात कामयाब कहलाएंगे। अगर आप कोई एक मजमून 90वीं नंबर से कामयाब करें, 99 नंबर भी ला लें दूसरे किसी मजमून में, आपको जितने नंबर कामयाब होने के लिए जरूरी है वो ना मिले तो फिर आप 10वीं का नाकाम कहलाएंगे। इसीलिए सारे मजामीन पास होना है, हमको सारे उनकी तैयारी करना है। अलबत्ता जो करीब है उसे ज्यादा वक्त देंगे, जो दूर है उसे कम वक्त देंगे। एक मिसाल आप देख सकते हैं, देखिए कोई तालिब इल्म रोजाना 4 घंटे ही इम्तिहान की तैयारी कर सकता है तो वो रोजाना किस तरह पढ़े। देखिए अजीज तलबा और तलबत, टाइम टेबल के हिसाब से 10वीं जमात में सबसे पहला जो इम्तिहान रहेगा, अगर उर्दू मीडियम की बात ले लेंगे तो उर्दू का इम्तिहान रहेगा। तो सबसे पहले किसी तालिब इल्म को उर्दू का इम्तिहान है तो वो उर्दू का इम्तिहान होने तक इस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे एरो के जरिए बताया भी गया है, एरो मार्क के जरिए बताया गया है कि किस तरीके से 4 घंटे रोजाना पढ़ना चाहिए उर्दू का इम्तिहान होने तक। देखिए कि रोजाना 2 घंटे उर्दू पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला इम्तिहान सबसे करीब हमारे पास उर्दू है तो 2 घंटे उर्दू पढ़ेंगे, 1 घंटा उसके बाद वाला मजमून तेलुगु पढ़ेंगे, उसके बाद और दूर आने वाला जो है हमको इंग्लिश है तो वो आधा घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद आने वाला कोई है और हिसाब है उसको पाव घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद वाले को इस तरीके से जो जितनी दूर रहेगा उसे उतना कम पढ़ेंगे, लेकिन सारे मजामीन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से रोजाना 4 घंटे तक हम पढ़ेंगे पहले मजमून का इम्तिहान होने तक। अब देखिए मिसाल के तौर पे पहले इम्तिहान का जो पहला मजमून था वो इम्तिहान हो गया, उर्दू का इम्तिहान, तो अब उसके बाद से हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे जी, क्योंकि उर्दू का इम्तिहान हो चुका है। अब उर्दू तो पढ़ना नहीं है हमको, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे अब उर्दू को छोड़ देंगे। हम उर्दू को छोड़ देकर उसके आगे से जाएंगे। देखिए पढ़ना तो वही 4 घंटे है हमको रोजाना, लेकिन वो 4 घंटों को अब उर्दू का इम्तिहान होने के बाद आगे आइंदा इस तरह पढ़ेंगे
कि रोजाना देखिए एरो से बताया गया है, देखिए कि रोजाना 2 घंटे तेलुगु पढ़ेंगे, क्योंकि अब आने वाला इम्तिहान हमको तेलुगु है। 2 घंटे तेलुगु पढ़ेंगे, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, आधा घंटा हिसाब पढ़ेंगे, पाऊ घंटा साइंस पढ़ेंगे, और आखिरी मजमून जो हमारा है वो समाज इल्म पाऊ घंटा पढ़ेंगे। इस तरीके से रोजाना 4 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन ये तरतीब में पढ़ना है तेलुगु का इम्तिहान होने तक। देखिए अजीज तलबा व तालिबात, आपको एक जहन में एक सवाल आएगा कि कोई मजमून जैसे समाजी इल्म है या साइंस है, पाऊ घंटा पढ़ने में क्या पढ़ाई होगी? पाऊ घंटा तो पेजेस पलटने में ही लग जाएंगे, जवाब ढूंढने में ही लग जाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पहले दिन होगा ऐसा, पहले दिन हमको समाज इल्म पाऊ घंटा पढ़ना है, 15 मिनट ढूंढने में ही हो सकता है लग जाए। लेकिन सोचिए दूसरे दिन क्या फिर हमको सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 15 मिनट लगेंगे, या हम डायरेक्टली वो जवाब पे आ जाएंगे पढ़ने के लिए? बिल्कुल आप दूसरे दिन ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप वो जवाब खोल सकते हैं। तीसरे दिन और आगे जाएंगे, और चौथे दिन जैसा एक कहावत है कि खतरा खतरा मिलके समंदर बनता है, बिल्कुल ऐसे ही आप समाज इल्म 15 मिनट ही क्यों ना पढ़ें, रोजाना 15-15 मिनट पढ़ेंगे। तो सोचिए आज से इम्तिहान 10 दिन के बाद है पहला इम्तिहान, आखिरी इम्तिहान है हो सकता 18 दिन के बाद आए, तो 18 दिन आप 15-15 मिनट पढ़ेंगे, तो सोचिए आप कई सवालात के जवाबात, आखिरी मजमून जो है समाज इल्म उसका भी आपको याद हो जाएंगे जवाबात, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो बहरहाल ये तरतीब में पढ़ेंगे रोजाना 4 घंटे की, तो इंशाल्लाह आप एनी टाइम आप इम्तिहान में बैठकर अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आगे और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि इस तरह आप कब तक करेंगे? रोजाना 4 घंटे तेलुगु का इम्तिहान होने तक पढ़ेंगे। इसके बाद जब तेलुगु का इम्तिहान हो जाएगा, तो फिर तेलुगु के इम्तिहान के बाद में फिर आइंदा तेलुगु तो आपको पढ़ना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? यही 4 घंटे बाकी जो मज़ामीन है हमारे पास उनमें तकसीम करेंगे। कैसे तकसीम करेंगे? देखिए कि अब अगला इम्तिहान उर्दू हो चुका है, तेलुगु हो चुका है, क्या बचा? अब इंग्लिश है और बाकी 2-3 मज़ामीन है। तो क्या करेंगे आप? अब तो वही 4 घंटे इस तरह पढ़ेंगे कि अब आने वाला जो पहला इम्तिहान है वो इंग्लिश का है, तो रोजाना 2 घंटे अब आने वाले इम्तिहान इंग्लिश के लिए आप तैयारी में लगाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, और 4 घंटे में 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ ली, तो फिर और 2 घंटे आपके पास बचेंगे, जिनमें आप 1 घंटा हिसाब पढ़ेंगे जो इंग्लिश के बाद आने वाला इम्तिहान है। उसके बाद जो आने वाला है साइंस, उसे आधा घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको अगला इम्तिहान आखिरी रहेगा समाज इल्म, उसको आधा घंटा पढ़ेंगे। बहरहाल रोजाना पढ़ना तो वही 4 घंटे है, लेकिन इस तरतीब में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही देखिए कि आप आप देखिए, तसव्वुर कीजिए कि आपके इंग्लिश का भी इम्तिहान हो चुका, तो फिर आपके पास 4 घंटे ही है। अब वो 4 घंटे किस तरह गुजारना है कि हिसाब की तैयारी करना है, क्योंकि अगला इम्तिहान हमारे पास आने वाला है हिसाब। तो हिसाब के हम तैयारी इस तरीके से करेंगे कि वही 4 घंटे है, 4 घंटे में हम ज्यादा वक्त 2 घंटे हिसाब को देंगे। क्यों कि उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी जो है वो इम्तिहानात हो चुके हैं, अब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास पढ़ने के लिए है हिसाब, साइंस और समाज इल्म। तो अब आने वाला जो हमारे पास अगला मजमून का इम्तिहान है वो हिसाब का है, इसीलिए 2 घंटे ज्यादा वक्त हम हिसाब पढ़ेंगे। और उसके बाद आने वाला एक इम्तिहान है साइंस का, उसे 1 घंटा पढ़ेंगे, और बाकी आने वाला जो है समाज इल्म उसे 1 घंटा पढ़ेंगे। हमारे पास है वही रोज के 4 घंटे, उसको हम इस तरह तकसीम करके पढ़ेंगे। अब देखिए कि सोचिए आपका समाज इल्म हिसाब का भी इम्तिहान हो चुका है, इसके बाद आप किस तरीके से करेंगे? देखिए अजीज तुलबा व तालिबात, आपके पास बचेंगे हिसाब के इम्तिहान के बाद सिर्फ 2 मज़ामीन, एक साइंस और दूसरा समाज इल्म। तो आप साइंस का इम्तिहान है वो पहला है अब आने वाले इम्तिहानात में, इसीलिए उसे 2 घंटा पढ़ेंगे, और समाज इल्म तो 2 घंटा पढ़ेंगे। इस तरह आप वही 4 घंटे पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद सोचिए कि आपका समाज इल्म का एक इम्तिहान बाकी है, साइंस का इम्तिहान भी हो चुका, तब आप 4 के 4 मुकम्मल घंटे किसमें लगाएंगे? समाज इल्म की तैयारी में, वो इम्तिहान की प्रैक्टिस करने में आप लगाएंगे। तो इस तरीके से करने से फायदा ये होगा कि दरमियान में जैसा कि बताया जा चुका कि खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई और हादसा हुआ, आप इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, तब भी आप जो इससे पहले तक हर मजमून को थोड़ा ना कुछ पढ़ रहे थे, उसी बुनियाद पे आप एनी टाइम इम्तिहान में जाके कुछ ना कुछ लिख के कम से कम पास होने के, पासिंग मार्क्स लाने के उतनी तो कोशिश कर सकते हैं। और आगे देखिए
यहाँ पे बताया गया है कि रोजाना जो इम्तिहान की तैयारी की जा रही है वो भी किस तरीके से करना चाहिए। चाहे आप देखिए कि हमारे पास हम जैसा इससे पहले सुन चुके हैं कि इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि उर्दू के इम्तिहान है तो 2 घंटे उसको पढ़ना है, फिर बाद में तेलुगु, और जिसके लिए जितना आपने टाइम टेबल बना लिया है वो टाइम टेबल के हिसाब से जिसके लिए जितना वक्त मुकर्रर किया है, मुख्तस किया है, उसको भी किस तरह पढ़ना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। देखिए कि हर मजमून पढ़ते वक्त में भी वो मजमून में भी जो ज्यादा नंबर वाले सवाल के जवाबात है वो आप पहले पढ़ेंगे, कम नंबर वाले आप उसको बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि एक कहावत है देखिए 100 सुनार की 1 लोहार की, ऐसे ही आप 2 नंबर वाले 5 सवाल के जवाबात याद करना उतना ही है, 10 नंबर वाला 1 सवाल का जवाब याद करना उतना ही है। तो बहरहाल जब आप मुकर्ररा वक्त जिस मजमून के लिए जितना तय किया गया है उसके अंदर भी क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर वालों को अहमियत देना चाहिए और कम मार्क्स वालों को उसके बाद में पढ़ना चाहिए। इस तरह आपको तैयारी करना चाहिए। चलिए इसके बाद देखेंगे कि ये तो हम देख चुके कि इम्तिहान की तैयारी किस तरह करना चाहिए। उसमें इम्तिहान से अजीज तलबा व तालिबात, इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी वाले कामों में एक काम ये भी है कि हम गुज़िश्ता साल हुए इम्तिहानात के क्वेश्चन पेपर जमा कर लें ताकि हमको ये मालूम हो सके कि हमको एनुअल एग्जाम किस अंदाज में होगा, सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसी तरीके से देखिए कि हमको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ये भी मालूम कर लेना चाहिए कि हमको आंसर शीट जो मिलेगा एनुअल एग्जाम में, मेन आंसर शीट के साथ कोई एडिशनल शीट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमको एफए एसए वगैरह के अंदर तो मेन आंसर शीट के साथ एडिशनल शीट जरूरत के मुताबिक दिए जाते हैं, लेकिन एनुअल एग्जाम में दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे ये भी हमको पता रहना चाहिए ताकि उसी लिहाज से हम इम्तिहान में जवाबात तवील या मुख्तसर कर सकें। इसके अलावा देखिए चूंकि इम्तिहान तहरीरी इम्तिहान है, खुसूसन 10वीं के इम्तिहान की बात चल रही है तो इम्तिहान तहरीरी है, तो आप तहरीरी तौर पर लिखकर याद करने की अगर मशक करें तो ज्यादा फायदा होगा। इससे और फायदे ये होंगे कि जवाब एक तो आपको पक्का याद होगा लिखकर याद करने से। बड़े लोग कहते हैं कि 10 मरतबा बोलना उतना ही है, 1 मरतबा लिखना उतना ही है। तो आप लिखकर याद करेंगे तो आपको पक्का याद होगा, जहन नशीन होगा जवाब। और आप हर बार लिखकर ऐसा याद करना चाहिए कि ओरिजिनल जो जवाब है उसी को देखकर, आप 10 मरतबा भी लिखकर याद कर रहे हैं तो हर मरतबा उस ओरिजिनल को देखकर लिखते रहेंगे तो आपको हिज्जे के भी गलतियां नहीं होंगे, हिज्जे मालूम होंगे। अक्सर देखने में आता है, हमें कॉलेजेस में देखते हैं कि बाज तालिब इल्म जुबानी जवाब तो बहुत अच्छा दे देते हैं, लेकिन जब जवाब लिखने के लिए कहा जाता है तो किसी को हिज्जे के गलतियां होते, किसी को तेज लिखने नहीं आता, जो मुकर्ररा वक्त है उसमें जवाब ठीक से लिख नहीं पाते, छूट जाते, उनके सवालात बाज लिखने से रह जाते। तो ये गलतियां ना हो इसके लिए आप अगर जवाब लिखकर याद करेंगे तो आपको जवाब अच्छा याद होगा और देखिए हिज्जे की गलतियां नहीं जाएंगे आपको। ऐसे ही आप हर मर्तबा ये जहन में रखें कि मुझे इस बार पहले से भी और अच्छा लिखना है। हर बार आप यही सोचकर लिखते जाएंगे तो दिन ब दिन आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, आप खुशखत लिख सकेंगे। तो बहरहाल आप सवालात के जवाब लिखकर याद करें तो आपको ये 4 फायदे मिलेंगे। जवाब पक्का याद होगा, देखकर लिखने से हर बार आपके हिज्जे भी दुरुस्त हो जाएंगे, हिज्जे की गलतियां नहीं जाएंगे। और आप जब लिखते रहेंगे, लिखने से लिखना आएगा, बोलने से सिर्फ बोलना आएगा। तो जो बोला करते हैं लिखना तेज नहीं आता अक्सर, इसीलिए क्योंकि इम्तिहान तहरीरी है, आप लिखकर याद करेंगे तो इम्तिहान में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तेज लिखना आएगा। और ऐसे ही आप हर वक्त गुज़िश्ता से भी इस बार और अच्छा लिखने की नीयत से लिखकर याद करेंगे तो आपको दिन ब दिन हैंड राइटिंग आपकी दुरुस्त होगी, खुशखत लिखना आएगा। चलिए और आगे बात करते हैं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान में हमको क्या करना चाहिए। देखिए और दूसरी बात यह है कि हमको सिर्फ अपने जो नमाज और फितरी जरूरियात है उन्हीं के लिए पढ़ाई से हटना चाहिए। अजीज तलबा तालिबात, अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़ पढ़ के पागल हो जाते, ज्यादा पढ़ने से पागल हो जाते। शायद आप भी सोचिए, आपने किसी को ऐसे आदमी को देखा है जो बहुत पढ़ने की वजह से पागल हो गया? हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा। कोई सर पे चोट लगने से पागल हो गया और किसी वजह से पागल हो गया, ये देखा है, लेकिन
ज्यादा पढ़ने से आज तक ना कोई पागल हुए ना पागल होंगे, तो ये कहना गलत है कि ज्यादा पढ़ने से पागल हो जाएंगे, बल्कि खुसूसन इम्तिहान में तो पढ़ाई में ही रहना चाहिए। और पढ़ाई के अलावा सिर्फ नमाज चूंकि फर्ज है, नमाज के लिए और नमाज के जरिए से वो बहाने से आप फ्रेश हो जाएंगे, आपके मुंह हाथ वजू वगैरह करने से मुंह हाथ धुल जाएंगे, आप जिस्मानी जहनी तौर पे आपके अंदर एक ताजगी आ जाएगी। इसीलिए नमाजों के लिए ही उठना है, और जो फितरी जरूरियात है उसे तो रोका नहीं जा सकता, उनके लिए ही उठना है, और दूसरे किसी कामों में आप अपना वक्त जाये नहीं करना चाहिए। अक्सर बुजुर्गाने दिन मिसाल देते हैं, लायानी काम की मिसाल देते हैं। लायानी यानी फजूल काम, कि किसी मरीज को आप दवाखाना ले जा रहे हैं, उस दौरान में रास्ते में आपको कहीं अच्छी चाय मिल जाए या कोई अच्छा नाश्ता मिल जाए, तो आप अगर वो मरीज को तड़पता हुआ छोड़कर चाय पीना चाह रहे या आप नाश्ते में लग जाएं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब मौजूदा हालात में भी चूंकि आपके इम्तिहानात बिल्कुल करीब में है, तो इन हालात में आप दोस्तों के साथ बाजारों में फिरना और फजूल खेल कूद वगैरह में वक्त जाये करना नहीं चाहिए। ये लायानी फजूल है। आम हालात में दोस्त से बात करना भी गलत नहीं है और दूसरे आप काम कर सकते हैं, लेकिन अब तो खुसूसन इम्तिहानात आपके सर पे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई में ही अपना वक्त लगाना चाहिए। इसके अलावा नमाजों और फितरी जरूरियात के लिए ही आप पढ़ाई से उठना चाहिए। इसके अलावा देखिए कि रोजाना ये आदत बना लेना चाहिए अजीज तलबा और तालिबात के इशा के बाद देर तक ना जागें, बल्कि जल्द से जल्द सोने की फिक्र और कोशिश करें। देखिए चूंकि जब हम एक नींद लेकर उठते हैं तो हमारा जिस्म भी हमारा जहन भी बिल्कुल तरोताजा होते हैं। जैसे जैसे हमारा दिन गुजरते रहता है, हम उठने के बाद देखिए दिन भर हम जो जो चीज देख रहे हैं हमारा जहन वो नोट करते जाता है, तो हमारे जहन के ऊपर बोझ बढ़ते चले जाता और जिस्म भी जो काम करने की वजह से थकते चले जाता। तो फिर जितना दिन ढलता चले जाएगा तो उतना आपका जिस्म भी आपका जहन भी थकान महसूस करता है, ओवरलोड हो जाता है। जिस तरीके से एक गिलास में एक वक्त में अगर आप पानी डालना चाहें तो एक गिलास ही पानी डाल सकते हैं, एक वक्त में एक गिलास में 2 गिलास पानी नहीं डाल सकते। अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो पानी बाजुओं से चला जाएगा, और अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, जोर से करके देखिए तजुर्बा, आप एक गिलास में एक गिलास पानी डालकर और एक गिलास जोर से आप उसके अंदर डालिए, आप देखेंगे कि एक गिलास भी पानी नहीं बचेगा उस गिलास के अंदर, बल्कि आप जो जोर से डाले थे उसकी वजह से पानी गिलास के बाहर गिर जाएगा। बिल्कुल हमारी भी मिसाल है कि हम दिन भर मुशाहिदे करने से, पढ़ाई करने से, दूसरे मसरूफियात से हमारा जिस्म भी जहन भी थक जाता है। तो जैसे दिन ढलते जाएगा हमारा जिस्म और कुछ बर्दाश्त करने के और हमारा जहन भी और नई चीज कुछ तो भी याद रखने की सलाहियत नहीं रखता, वो मौकूफ में नहीं रहता। आप जबरदस्ती करेंगे तो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से पानी जबरदस्ती डालने से वो जितना आ सकता था गिलास के अंदर उतना भी पानी नहीं रहा, ऐसे ही आप जबरदस्ती कुछ याद करना चाहेंगे तो याद किए हुए चीजें भी भूलने का डर रहता है। बहरहाल इशा के बाद रोजाना जल्द सोने की कोशिश फिक्र करना चाहिए। इसके यही कसर आप सुबह जल्दी उठकर फजर से और कुछ देर पहले आप उठकर अगर पढ़ेंगे तो इसकी कसर पूरी हो सकती है। आप तजुर्बे की बात है, करके भी देखिए। दिन में 2 घंटे में जो आप काम कर सकते हैं सुबह फजर के वक्त में, देखिए आप वो कौन घंटा 1 घंटे के अंदर काम कर सकते हैं। तो बहरहाल आप लोगों को यही मशवरा है कि रोजाना पढ़ाई के लिए भी इशा तक ही पढ़ें, इशा के बाद जल्द सोने की आप आदत डाल लें। चलिए इसके बाद देखिए जो ही आपको हॉल टिकट मिल जाए तो आप अपने हॉल टिकट का एक जेरॉक्स करके अगर घर में महफूज रख लें तो भी बहुत अच्छा है। वैसे आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है, फोनों में भी हम सेव करके रख सकते हैं, फिर भी एक हार्ड कॉपी हमारे पास घर में हॉल टिकट की रह जाए तो अच्छा है। हमको वक्त जरूरत हॉल टिकट काम में आता है। कई हमने ऐसे देखे हैं कि बस तालिब इल्म इम्तिहान, पहला इम्तिहान है, हॉल टिकट भूल गए। अब वो हॉल टिकट भूलने के गम में याद किए हुए जवाब भूल गए हैबत में। तो बहरहाल ऐसे हालात ना हो, इसलिए हॉल टिकट की एक फोटो फोन में रख ले सकते हो, वालिदीन के फोन में, या फिर एक जेरॉक्स करके घर में महफूज रख सकते हैं। चलिए इसके अलावा देखिए कि जब आपको हॉल टिकट के जरिए से आपको अपने कॉलेज का एग्जाम सेंटर भी मालूम हो जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है,
तो अपने घर से एग्जाम सेंटर का फासला कितना है, कितनी देर लगेगी पहुंचने के लिए, वो अंदाजा कर लेना बेहतर है। उसके लिए आप इम्तिहान से पहले कभी हो सके तो अपने घर से इम्तिहान गाह तक, एग्जाम सेंटर तक जाकर देख सकते हैं, किसी से मालूम कर सकते हैं, और गूगल वगैरह पे भी आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा ये कि आप इम्तिहान को अपने, चूंकि फासला वक्त आप अंदाजा कर चुके थे, उसी हिसाब से इम्तिहान के दिन इम्तिहान के लिए निकलेंगे और वक्त के अंदर इम्तिहान हाल में पहुंचेंगे तो आप पुरसुकून तौर पे इम्तिहान लिख सकते हैं। अक्सर 10वीं जमात में भी होगा, इंटरमीडिएट में हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तो इस वक्त में 5 मिनट की देरी को भी कबूल नहीं किया है कि वक्त मुकर्ररा के अंदर आ जाएं तो ही इम्तिहान लिखने की इजाजत दी जाएगी, लेट आने वालों को, लेट कमर्स को इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये ऐसे हालात से बचने के लिए पहले ही हम इम्तिहान गाह का फासला अपने घर से और वक्त मालूम कर लें तो वही हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं। ये भी एक काम इम्तिहान से पहले, इम्तिहान की तैयारी के कामों में शामिल है। इसके अलावा देखिए, एक इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी में एक आखिरी काम यह है कि जिस दिन आपका इम्तिहान आइंदा दिन आने वाला है, आपको मालूम है, उस दिन आप इशा के बाद जल्द सो जाएं, क्योंकि आप एक पुरसुकून नींद लेंगे तो आपका जिस्म भी आप तरोताजा रहेगा, अगले दिन आप इम्तिहान बेहतर तौर पे लिख सकते हैं। अक्सर मेरे भी मुशाहिदे में आ रहा है कि इंटरमीडिएट में देखने में आता है कि कई तालिब इल्म इम्तिहान गाह में आकर सो जाते हैं। हमने इतने दिनों से तैयारी क्या इसलिए की, रात भर इम्तिहान से एक दिन पहले तैयारी क्या इसलिए करना चाहिए कि आकर इम्तिहान के दिन सो जाएं? नहीं, इसीलिए हम इम्तिहान से एक दिन पहले खुसूसन जल्द ही सो जाना चाहिए। सुबह फजर में उठ जाएं या फजर से थोड़ा पहले उठ जाएं तो एक नींद भी भरपूर होने से जिस्म भी, जहन भी तरोताजा रहेगा। और कुछ आपको रिवीजन वगैरह देखना है, एक फाइनल टच जिसे कहते हैं, वैसा भी आप फजर से पहले या फजर के बाद कर ले सकते हैं। तो बहरहाल ये थे इम्तिहान से पहले वाले इम्तिहान के तैयारियां। इसी तरीके से जैसे आपको इससे पहले बताया गया कि इम्तिहान की तैयारी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी वाले काम, जिस तरीके से रमजान से पहले रमजान की तैयारी, घर को चूना पानी कर लेना और राशन खरीद लेना और कपड़े खरीद लेना, अगर हम कर लेंगे तो रमजान में हम पुरसुकून अपना वक्त इबादतों के अंदर गुजार सकते हैं। अगर ऐसा ना किए तो हमारे रोजों पे असर पड़ सकता है, वो खरीदारी, वो चूने पानी के चक्कर में हमारी इबादतें खराब हो सकती हैं। इसीलिए अक्लमंद लोग रमजान की तैयारी रमजान से पहले कर लेते हैं। घरों में बारिश के मौसमों से पहले घर की आहत पाशी जो होती है, साफ सफाई, घर में पानी कहीं से टपक रहा है उसे दुरुस्त कर लेना वगैरह भी बारिश से पहले किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा कि इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इम्तिहान के दिन वाले क्या क्या इम्तिहान के तैयारी वाले काम हैं। जी हाँ, इम्तिहान के दिन भी इम्तिहान की तैयारी के कुछ काम करने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इतने दिनों से हम जो कर रहे थे इसी दिन के लिए तो तैयारी कर रहे थे। अगर इसी दिन, इम्तिहान के दिन, अगर हम ये अब जो बताए जाने वाले हैं काम वो ना करें तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। जैसे ईद के, कोई सोचिए कोई लड़का ईद की तैयारी कर रहा है, कपड़े खरीद लिया, शूज बेल्ट खरीद लिया, सब खरीदारियां कर लिया, इम्तिहान ईद के दिन उठ रहा ही नहीं, वालिदैन उठा रहे, चलो मियाँ ईद की नमाज को चल रहा है, कपड़े पहन लो, बच्चा बोल रहा मैं इतने दिन से काम कर करके थक गया, नहीं उठता। बताइए ये कोई अक्लमंदी की बात है? क्योंकि तैयारी ही ईद के लिए कर रहा था इतने दिन से। अगर वो ईद के दिन ही नहा धोकर कपड़े ना पहने, नमाज को ना जाए, तो फिर उसके इतने दिन की तैयारियों का मकसद ही फौत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हमने इतने भी जो काम देखे इम्तिहान से पहले वाले इम्तिहान की तैयारी के काम, वो सब इसी इम्तिहान के दिन के लिए थे। तो आज इम्तिहान के दिन भी हमको कुछ काम करने हैं, आगे देखेंगे क्या काम है। उनमें सबसे पहला है, देखिए कि जिस मजमून का इम्तिहान है उस मजमून के जवाबात को आप फजर की नमाज से पहले या बाद एक मर्तबा सरसरी देख लेना चाहिए। जैसा अभी कहा गया फाइनल टच जिसे कहते। तो चूंकि आप इतने दिनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, जैसा हम जदवल में भी देखे कि रोजाना हर मजमून को तयशुदा वक्त देना चाहिए, तो हर मजमून हमने पढ़ा था। तो आज हम जब इसके रिवीजन के लिए फजर के बाद में हम या फजर से पहले एक नजर
सरसरी इस पर डालेंगे तो हमको खुद ब खुद जवाबात जहन में आते चले जाएंगे, जहन में सिर्फ हाँ हाँ सही है हाउ हाउ ये हमारे आता जाएगा। तो बहरहाल एक मर्तबा हम रिवीजन भी कर लेना चाहिए, कुछ अगर कोई छूट गया तो वो भी हम उसको कवर कर ले सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी बात ये है इम्तिहान के दिन, इम्तिहान की तैयारियों वाली बात ये है कि इम्तिहान के लिए घर से निकलने से पहले थोड़ा नाश्ता भी कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं अजीज तुलबा तालिबात, नाश्ता भी इम्तिहान की तैयारियों के कामों में से एक काम है। वो इसीलिए क्योंकि एक कहावत मशहूर है देखिए कि ए साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड, बिल्कुल कि भाई एक सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग रखता है। तो आप जिस्मानी तौर पे ठीक ठाक रहेंगे, आपको कोई तकाजा भूख का नींद का और कोई तकाजा ना रहेगा तो पुरसुकून तौर पे आप इम्तिहान लिख सकते हैं। वरना अगर आप नाश्ता नहीं करके गए, इम्तिहान में आपको भूख महसूस हो रही, किसी को चक्कर आ रही और किसी को उल्टी हो रही, तो फिर आप इम्तिहान ठीक से नहीं लिख सकते। इसीलिए मुख्तसर सा नाश्ता ताकि जिस्म में इम्तिहान लिख सकने की तवानाई रहे, इतना कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं नाश्ता करना है अब तहारी बिरयानी खा के जाएंगे, वो चाय पीएंगे पान खा के जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि सिर्फ हमको तवानाई रहे कि भाई इम्तिहान हम ठीक से लिख सके, इतना मुख्तसर नाश्ता करके जाना चाहिए। इसके अलावा इम्तिहान के लिए निकलने से पहले घर से एक मर्तबा देख कर निकलना चाहिए कि इम्तिहान के लिए जो भी हमको पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर एग्जाम पैड हॉल टिकट वगैरह की जरूरत होती है वो अपने साथ में हमने ले ली हैं या नहीं वो देख लेना चाहिए। इनके अलावा एक अहम बात ये भी है अजीज तुलबा व तालिबात कि कुछ चिल्लर पैसे भी अपने साथ में रखना चाहिए। वो इसीलिए कि हम जब इम्तिहान के लिए निकल रहे हो, अब बोल नहीं सकते खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, आप गाड़ी या साइकिल पे जा रहे टायर पंक्चर हो जाए या आप पैदल ही जा रहे हैं आपकी चप्पल टूट जाए, तो आप वो चप्पल बनाने वो पैसे ना रहे या दूर घर से लाने जाने में अगर इम्तिहान गाह को आप वक्त पे ना पहुंच सकें तो फिर इतने दिनों से की हुई मेहनत जाये हो जाएगी। इसीलिए कुछ चिल्लर पैसे वक्त जरूरत काम आने के लिए, खुदा ना खास्ता आपको रास्ते में कुछ हादसा हो गया, देर हो गई, तो आपके पास पैसे रहेंगे, आप फौरी ऑटो पकड़ के या किसी और जरिए को इस्तेमाल करते हुए वक्त पे इम्तिहान को पहुंच सकें। इसीलिए कुछ चिल्लर पैसे भी साथ में रख लेना बेहतर है। चलिए इसके साथ देखिए कि जैसा इससे पहले बताया जा चुका कि एग्जाम हॉल एग्जाम सेंटर हमारा कहाँ है मालूम हमने किया, वक्त कितना लगेगा फासला कितना है मालूम किया, उसी हिसाब से हम घर से उस वक्त निकलना चाहिए कि हम इम्तिहान शुरू होने से कुछ देर पहले पहुंच सके। बहुत घंटे 2 घंटे पहले भी पहुंचना बेहतर नहीं है, बल्कि हम उस वक्त पहुंचना चाहिए कि इम्तिहान से 15 मिनट आधा घंटा पहले इम्तिहान गाह को पहुंच सके, उस वक्त घर से निकलना चाहिए। अजीज तुलबा व तालिबात, इम्तिहान सेंटर पहुंचते ही आपको अपना नंबर किस रूम के अंदर है वो देखकर उस जगह बैठ जाना चाहिए। तो अपना हॉल टिकट नंबर किस रूम में अलॉट किया गया है वो देखने के लिए यहाँ पे एक मिसाल दी गई है। अक्सर तालिब इल्म उलझन का शिकार हो जाते हैं कि अपना नंबर किसी रूम में नहीं मिला ये समझते हैं और दूसरे गलत एक रूमों में बैठ जाते हैं। एक मिसाल के जरिए से हम लोग देखेंगे कि अपना हॉल टिकट नंबर किस रूम में अलॉटेड है, किस तरह हम देखना चाहिए। चलिए मिसाल के तौर पे हम ले लेंगे किसी का हॉल टिकट नंबर है 2649114265 मिसाल के तौर पर, तो उसको अलॉटमेंट शीट के अंदर किस तरह जांचना चाहिए, कौन से रूम नंबर के अंदर हमारा सीट हमारी अलॉटेड है। देखिए किस तरीके से देखना चाहिए, यहाँ पे रूम नंबर दिए गए हैं, रूम नंबर 17 18 इस तरीके से 15 तक नंबर्स हैं और ये रजिस्टर्ड नंबर से हॉल टिकट नंबर से और ये कैपेसिटी है किस रूम के अंदर कितने बच्चों की गुंजाइश है। चलिए तो हमने एक नंबर फर्ज किया है 2649114265। अजीज तुलबा व तालिबात, ये जो इतना लंबा चौड़ा जो हॉल टिकट नंबर होता है असल में उसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कि साल कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसी तरीके से मुख्तलिफ कोड्स होते हैं। और असल हमारा हॉल टिकट नंबर आखिर के 4 जो आदाद होते हैं, लास्ट 4 डिजिट हम देखें तो अपना नंबर हम पता कर सकते हैं किस रूम के अंदर है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे हॉल टिकट नंबर के आखिरी 4 जो आदाद हैं वो 4265 है। तो ये 4265 लास्ट 4 डिजिट कहां पर है उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं हमारा रूम नंबर कौन सा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे है रूम नंबर
रूम नंबर 17 है। रूम नंबर 17 के अंदर देखेंगे कि ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये भी हम मालूम रख लें। आपको पता ही होगा कि ग्राउंड फ्लोर किसे कहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ नंबर्स है और कुछ सेकंड फ्लोर पे अलॉटेड है। बाज तालिब इल्म नहीं जानते, जो जानते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो एक मर्तबा ये भी देख ले सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर किसे कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर वगैरह। यहाँ पे एक शक्ल इशारतन डाल के बताई गई है हिंट के तौर पे कि देखिए जो सतह जमीन होती है, जो सतह जमीन है, उसके नीचे अगर कोई इमारत रहे, जैसे कि आजकल पार्किंग वगैरह के लिए अक्सर बड़ी बिल्डिंगों में कमरे नीचे भी बनाए जाते हैं, सतह जमीन से नीचे। तो सतह जमीन से नीचे जो इमारत का हिस्सा रहेगा उसे कहेंगे सेल्लार। अब सतह जमीन के ऊपर जो रहेगा वो ग्राउंड फ्लोर कहलाएगा। अब ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाली इमारत को क्या कहेंगे, फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाली जो इमारत रहेगी, जो कमरे रहेंगे, उन्हें हम सेकंड फ्लोर कहेंगे, दूसरी मंजिल कहेंगे। इसी तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, अब ये थर्ड फ्लोर कहलाएगा। इसी तरीके से फिर इसके ऊपर अगर कोई रहा तो वो फोर्थ फ्लोर कहलाएगा। बहरहाल इस तरीके से फ्लोर्स होते हैं। आप अगर नहीं जानते तो आपको मालूम रहे, इसीलिए ये बताया गया। चलिए हम हॉल टिकट नंबर देख रहे थे, अपना हॉल टिकट नंबर कौन से रूम में है, किस तरीके से देखना चाहिए। तो रूम नंबर्स हैं यहाँ पे, ये ग्राउंड फ्लोर पे 17 है, 18, 19 इस तरीके से। कुछ फर्स्ट फ्लोर पे भी है, 6, 7, 9 वगैरह फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे भी है। देखिए 11 रूम नंबर है, 12 ये सेकंड फ्लोर के रूम नंबर्स हैं। तो हमारा हॉल टिकट नंबर कहाँ पे अलॉटेड है, सीट अपनी कौन सी है, हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम रूम नंबर जो 17 है ग्राउंड फ्लोर वाला, उसे देखेंगे। हमने अभी कहा था कि लास्ट 4 डिजिट देख लें तो काफी है, क्योंकि सारी सीरीज सब लोगों की एक जैसे ही तकरीबन रहेगी, आखिर के 4 आदद बदलते हैं। तो देखिए लास्ट 4 डिजिट हम देख रहे हैं, 4265 हमको होना चाहिए। यहाँ पे है 4196 लास्ट, यहां से लेकर 4225 तक के 30 तालिब इल्मों की गुंजाइश इस रूम के अंदर है, रूम नंबर 17 के अंदर। और हमारा जो नंबर है 4265 इसके अंदर मौजूद नहीं है। चलिए फिर इसके बाद देखेंगे रूम नंबर 18 के अंदर अगर देखें तो लास्ट 4 डिजिट है 4226 से लेकर 4255 तक है। हमारा नंबर है 4265, तो इन दोनों के दरमियान में भी हमारा हॉल टिकट नंबर नहीं है। चलिए अब तीसरा जो है रूम नंबर 19 हम देखेंगे। रूम नंबर 19 के अंदर देखिए हॉल टिकट नंबर 4256 से लेकर 4285 के दरमियान के 30 तालिब इल्मों के लिए ये रूम अलॉट किया गया है। तो हमारा जो नंबर है 4265 इसी 4256 से लेकर 4285 के दरमियान रहेगा। ये रेंज के अंदर हमारा हॉल टिकट नंबर है, लिहाजा ये ही हमारा रूम नंबर 19 अलॉटेड है। यहां पर जाकर अपनी जगह जो है उसको देखकर उस जगह पर बैठ जाना चाहिए। तो इसके बाद देखिए हमने अपना रूम नंबर भी देख लिया और अपनी जगह जाकर बैठ भी गए। अजीज तलबा व तालिबात, अपनी जगह पर बैठते ही एक नजर अपनी जगह जो है वहां पे पहले से कोई चिट्ठी वगैरह मौजूद है एक नजर देख लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जिस इम्तिहान के लिए आए हैं इससे पहले किसी का इम्तिहान हो चुका रहता, उनकी चिट्ठियां हो सकती है, या कोई खुद बुक होने से बचने के लिए चिट्ठी दूर फेंक देगा, वो आपके पास गिर जाए। तो ऐसे मौके पे होगा ये कि स्क्वाड जो भी रहेंगे आपके खरीद चिट्ठी मिली इसीलिए आप ही को कसूरवार करार देंगे। होगा कुछ नहीं, आपने वो चिट्ठी नहीं लाई, आप चेक करने पर कोई जुर्म साबित नहीं होगा, लेकिन वो चेक करने के लिए जो वक्त है वो वक्त आपका जाया हो जाएगा, आपका जहन मुंतशिर हो जाएगा। देखिए अजीज तलबा तलबात, इम्तिहान के दिन जो एक एक लम्हा है वो हमारे लिए कीमती होता है, क्योंकि साल भर हमने इसी दिन के लिए तैयारी की थी। साल भर हमने जितनी तैयारी की है उस तैयारी को ये 3 घंटों में हमको बताना है। तो अगर हम बेकार फजूल कामों में अगर वक्त जाय कर लेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है। इसीलिए ख्याल रखना चाहिए कि हमारा एक लम्हा भी जाय ना हो, और इस दौरान में हमारा जहन भी मुंतशिर होगा कि स्क्वाड चेक कर रहे हैं, हमारा जहन इधर उधर जाएगा, मैं नहीं लाया था फिर भी चेक कर रहे हैं, ऐसा वैसा, तो आपका जहन जवाब से दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर आप जवाब भूल भी सकते हैं।
वो दौरान में। इसीलिए एहतियातन जहां आप बैठे हैं आप अलाटेड सीट पे एक नजर देख लें कि पहले से कोई चीटी वगैरह मौजूद है, तो फौरी इन्विजिलेटर को इत्तला दें, वो उसे ले लेंगे। तो बहरहाल ये भी एक ख्याल रखना चाहिए बात का। इसके अलावा अजीज तलबा व तालिबात देखिए कि जैसे ही आप बैठ जाएंगे, इम्तिहान शुरू होने से कुछ देर पहले ही आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा। वो आंसर शीट को एक आप नजर जांच लेना चाहिए कि आंसर शीट में कहीं पे कटा फटा वगैरह पहले से है क्या। अगर कटा फटा कुछ रहा तो आप फौरी इन्विजिलेटर को वो देकर दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया, आप क्वेश्चन आंसर शीट लेकर उस पर लिखना शुरू कर दिए और आधा आंसर शीट आपका इस्तेमाल हो गया और आपको अब फटा हुआ पेपर दिखाई दिया, दरमियान में आप आंसर शीट बदलना चाहें तो आपकी रिक्वेस्ट कबूल नहीं की जाएगी। इसीलिए फौरी आंसर शीट जैसे ही आपको मिले एक नजर देख लेना चाहिए कि तमाम पेजेस ठीक ठाक है नहीं है, अगर ना हो तो बदल लेना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए अगला काम यह रहेगा कि आंसर शीट मिलने के बाद क्वेश्चन पेपर मिलने तक आपको 5-10 मिनट कुछ वक्फा दरमियान में रहेगा। तो उस दौरान में फजूल बातें करने, इधर उधर देखने के बजाय आप कुछ आपको दुआएं याद है, दरूद शरीफ याद है तो वो पढ़ लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी आपके साथ रहेगी। बाज तालिब इल्म आंसर शीट पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कुछ आयतें वगैरह भी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये बात बेहतर रहेगी कि आप पढ़ लें, क्योंकि लिखने से वो आंसर शीट किसके हाथ में जाएगा, आगे कहाँ रहेगा, किस हालत में रहेगा, गिरेगा पड़ेगा, हमको नहीं मालूम। हम तो एहतराम से आंसर लिखकर इन्विजिलेटर के हवाले करके देकर जाएंगे, लेकिन वो उसका क्या होगा हमें नहीं मालूम। इसीलिए हो सकता है वो कहीं गिर जाए तो बेद भी हो जाएगी अरबी आयतों की। इसीलिए बेहतर यही है कि आप दुआएं, दरूद शरीफ वगैरह आहिस्ता आवाज में पढ़ लें। तो इसके बाद देखिए फिर जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, अजीज तलबा व तालिबात, खुसूसन आप लोग याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर हमारा रिलेटेड है नहीं है, एक नजर देख लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही सिलेबस चेंज होता है तो कभी सिलेबस चेंज होने के कुछ साल तक बैकलॉग वाले जो वो वक्त में पढ़े थे और अब सप्लीमेंट्री वगैरह लिख रहे हैं, उनको ओल्ड सिलेबस वाला क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और जो रेगुलर इस वक्त पढ़ रहे हैं उन्हें फ्रेश न्यू सिलेबस वाला क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो आप ओल्ड वाले हैं, न्यू वाले हैं, जो भी हैं, आपको आपका मुतालिका क्वेश्चन पेपर दिया गया नहीं दिया गया, एक नजर क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए। अगर गलती से आपको एक का एक क्वेश्चन पेपर मिल गया, ओल्ड के बजाय न्यू, न्यू के बजाय ओल्ड, तो फौरी इन्विजिलेटर को वो वापस करके अपना मुतालिका क्वेश्चन पेपर हासिल कर लेना चाहिए। फिर आगे देखिए कि आंसर शीट पर लिखने के लिए भी खासतौर पर उर्दू मीडियम के तालिब इल्मों के जहनों में एक सवाल रहता है कि आंसर शीट में हम दाएं जानिब से लिखना शुरू करें या बाएं जानिब से लिखना शुरू करें। क्योंकि उर्दू रस्मुल खत दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, ऐसे ही अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु वगैरह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो हमारे जहनों में ख्याल होता है उर्दू मीडियम वालों के कि कहां से लिखना शुरू करना चाहिए। तो इसके बारे में याद रखिए, चाहे आप दाएं से बाएं की तरफ लिखें, चाहे बाएं से दाएं की तरफ लिखें, लेकिन जो पहले पेज पे आप आंसर शीट पे लिखे थे वही सिलसिला, वही तरतीब अपनाना चाहिए। अगर आप दाएं से लिखना शुरू कर रहे हैं तो आखिर तक दाएं से बाएं की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आप बाएं से लिख रहे हैं तो बाएं से आखिर तक दाएं की तरफ ही जाना चाहिए, तरतीब दरमियान में बदलना नहीं चाहिए। चलिए इसी के साथ देखिए कि कौन से सवालात के जवाब पहले लिखना चाहिए। तो जिस तरीके से हम इम्तिहान की तैयारी के मौके पे, इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी में देख चुके हैं कि मुकर्ररा वक्त जिस मजमून के लिए जितना हमने तय किया है, वो वक्त भी हम इस तरह सर्फ किए थे कि ज्यादा नंबर वाले जवाबात पहले याद किए थे, कम नंबर वाले जवाबात बाद में याद किए थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आप पहले वो सवालात के जवाबात लिखना चाहिए जो सवाल के ज्यादा नंबरात मुकर्रर हैं, और जो सवाल के जवाबात के लिए कम नंबर मुकर्रर हैं उन्हें बाद में लिखना चाहिए। क्योंकि 2 नंबर वाले 5 सवाल के जवाबात लिखना उतना ही है, 10 नंबर वाले 1 सवाल का जवाब लिखना उतना ही है। तो सबसे पहले ज्यादा नंबर वाले और जो आपको अच्छा याद है, आप फुल कॉन्फिडेंट है जो सवाल के जवाबात पर, वो जवाबात लिखना चाहिए। चलिए और आगे देखिए कि बाज़ तालिब इल्म
क्वेश्चन पेपर पे, आंसर शीट पे क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर पे दिए हुए क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखते हैं, इसमें वक्त जाया हो जाता है। तो करना ये चाहिए कि क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, वो लिखना चाहिए, जवाब लिखकर आप जवाब को मुकम्मल करना चाहिए। उसमें भी ख्याल ये रखना चाहिए अजीज तलबा और तालिबात, एक अहम बात तो ये भी है कि बाज तालिब इल्म इस ख्याल से गलतियां करते हैं। देखिए एक मिसाल बता रहा हूं, देखिए कि किसी तालिब इल्म को सवाल नंबर 2 का जवाब अच्छा याद है, सवाल नंबर 2 का जवाब अच्छा याद है, तो जैसे ही वो इम्तिहान लिखना शुरू कर रहा है, सबसे पहले दूसरे सवाल का जवाब लिखेगा, मगर बाज भूल ये करते हैं कि मैं पहला जवाब लिख रहा हूं इसलिए नंबर 1 डालते हैं। यहां गलती हो जाएगी, क्योंकि ये लिखने वाले के लिए पहला जवाब है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के हिसाब से दूसरे सवाल का जवाब है, लिहाजा अपने हिसाब से नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में जो सीरियल नंबर है आप लिख रहे हैं, चाहे आप पहला लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ सेक्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, वही लिखकर उसका मुतालिका जवाब लिखना चाहिए। मिसाल जैसा आपको बताई गई कि आप सबसे पहले दूसरे सवाल का जवाब लिख रहे हैं, तो सवाल नंबर 2 बोलकर लिखेंगे, आप सेक्शन नंबर जो भी है वो लिखेंगे, उसके नीचे जवाब बोल के साइड हेडिंग बनाकर अपना पूरा जवाब लिखेंगे। इस तरह करना चाहिए। चलिए ऐसे ही देखिए अजीज तलबा और तलेबात, आप पहले से मंसूबाबंद तरीके से इम्तिहान की तैयारी भी किए थे, और इम्तिहान के दिन भी और इम्तिहान में भी आप मंसूबाबंद तरीके से लिख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह आपके पास काफी वक्त बचेगा। कम से कम आपके पास 10 मिनट और 5 मिनट तो हर किसी को बच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बाज लोग जल्दी हो गया सोच के देकर आ जाते, तो वो ऐसी भी गलती नहीं करना चाहिए, बल्कि एक नजर, अब जो भी आपके 5-10 मिनट बच गए हैं, वो वक्त में एक नजर अपने पूरे आंसर शीट को जांच लेना चाहिए कि कहीं पे क्वेश्चन नंबर लिखने में या सेक्शन नंबर लिखने में या और कोई नुक्ता लिखने में भूल हो गई है, तो ये 5 मिनट में जांच के आपको मुकम्मल कर लेना चाहिए। बाज वक्त ऐसा होता है कि हमारे मुशाहिदे में आता, कोई अच्छा पढ़ने वाला तालिब इल्म है, कोई तालिबा अच्छा पढ़ने वाली है, टॉपर है, लेकिन कम नंबर आ गए। बाज वक्त तो बाज तालिब इल्म अच्छा पढ़ने वाले टॉपर में थे, लेकिन फेल हो गए। सब हैरान कि भाई इतना अच्छा पढ़ने वाले ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। तो बाज वक्त उसकी वजह ये निकलती है कि उजुलत में कोई सेक्शन नंबर डालना भूल गए, कोई क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए, कहीं पे कोई नुक्ता रह गया। क्योंकि खुसूसन उर्दू के अंदर तो नुक्ते से भी माने बदल जाते हैं। अक्सर देखने में आता, देखिए इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन में अक्सर पार्टियां वाले एक लिख रहे हैं कि हमारे नामजद उम्मीदवार फलां को वोट दीजिए। आप नामजद के उर्दू में हिजे गौर करिए, नामजद के है नून अलिफ मीम जे दाल, नामजद। अगर ये नामजद में जे का नुक्ता अगर लिखने से रह गया तो तसव्वुर करिए क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, वो नामजद के बजाय नामर्द हो जाएगा। तो नुक्ते से भी माने बदल जाते हैं, मतलब बदल जाता है। इसीलिए बाज वक्त में हमसे भूल से कोई नुक्ता रह गया, कोई नंबर, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर रह गया, तो आप ये जांच के दौरान लिख ले सकते हैं। इस तरीके से मुकर्ररा वक्त में आप अपना मुकम्मल क्वेश्चन जितने मुख्तस थे वो सारे के सारे जवाब देकर अपना इम्तिहान अच्छे से लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक बात ये भी याद रखनी चाहिए अजीज तलबा और तालिबात, कि जैसा कुछ देर पहले भी बताया गया कि सबसे पहले ज्यादा नंबर वाले सवाल के जवाब लिखना चाहिए, उसके बाद कम नंबर वाले सवाल के जवाब इस तरतीब में लिखना चाहिए। इसके साथ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पहले फुल कॉन्फिडेंट जिसमें है हमको मुकम्मल एतमाद है, अच्छा पक्का याद है बोल के पहले वो जवाबात, बाद में कच्चे पक्के वाले। बहरहाल सारे सवालात के जितने मुकर्ररा सवालात है वो सारे सवालात के जवाबात देने की कोशिश करना चाहिए, कोई सवाल को मिस नहीं करना चाहिए। गुज़िश्ता साल ही मुशाहिदे में हमारे आया कि इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट वाला 10 मार्च 2025 को उसका इम्तिहान था। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर एक प्रिंट मिस्टेक आ गई। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वो गलती को मानते हुए 4 नंबर का सवाल था। जितने स्टूडेंट्स वो सवाल का जवाब अटेम्प्ट किए थे, चाहे वो जवाब मुकम्मल था
ना था, सही लिखे थे, गलत लिखे थे, इन सब से परे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने हर तालिब इल्म जिसने भी वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था उसके मुकर्ररा 4 नंबर दे दिए। तो आप कच्चा पक्का भी कोई आपको जवाब याद है तो आखिरी सूरत में अगर आप वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप ऐसे मौके से फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि हर बार प्रिंट मिस्टेक रहेगी, हर बार अटेम्प्ट करने पे नंबर मिलेंगे, लेकिन बड़े लोग अक्सर जैसा कहते हैं ना कि काम करके पछताना, नहीं करके नहीं पछताना। तो यहाँ पर भी आप ख्याल रखिए, सारे सवाल के जवाब आप अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले फुल कॉन्फिडेंट है जो है वो सवाल, और जिसके ज्यादा नंबर है वो सवाल के जवाब लिखिए। बाद में जो आपको कुछ डाउट है, कच्चे पक्के याद है आपका, वो सवाल के जवाब लिखना चाहिए। तो बहरहाल इस तरीके से आप इम्तिहान लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कम मेहनत में, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल होगा। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम ये बताए हुए बातों के मुताबिक इम्तिहान की तैयारी करके भरपूर निशानात हासिल करते हुए कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब करे। और जो इस वीडियो बनाने में और इस के मवाद इकट्ठा करने में और आप तक पहुंचाने में, ये वीडियो आप जो देख रहे हैं आप तमाम से भी गुजारिश है, ये शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने का वीडियो नहीं है, लेकिन किसी मुसलमान भाई को आप ये पहुंचा देंगे 10th क्लास में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पहली मर्तबा हो रहा है। अक्सर तो बच्चों के जहन में रहता है बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड पर लिखाया जाता, ऐसा नहीं है। बोर्ड का मतलब एक कमेटी, जमात है, 4 आदमी मिलकर, माहिरीन मिलकर तय करते हैं सिलेबस और टाइम टेबल वगैरह। तो ये होता है बोर्ड एग्जाम। तो बहरहाल 10th क्लास में पहली मर्तबा बच्चा बोर्ड एग्जाम लिख रहा है, उसको बहुत सारे गलत फहमियां रहती हैं, बहुत सारे उसे नातजुर्बेकारियां रहती हैं। तो चोट लगने के बाद में तजुर्बा हासिल होना उससे बेहतर है वक्त से पहले ही अगर उसे आगाह कर दिया जाए तो वो गलतियां ना करते हुए नुकसान से बच सकता है। तो आप अगर एसएससी के स्टूडेंट हैं तो ये जो आपको राय मशवरे दिए गए हैं आप इनके मुताबिक अमल करते हुए ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट ना भी हैं, कोई सरपरस्त हैं, तो भी एसएससी के स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे भरपूर इस्तेफादा करेंगे। और मैं सफा बैतुल माल का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो वो मुझे इस इम्तिहान की तैयारी के बारे में अपने ख्यालात वगैरह जाहिर करने के लिए मौका दिए। आखिर में मैं आप तमाम तुलबा और तालिबात से ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताए हुए मशवरों और तजुर्बे मुशाहिदे के जरिए से आप इम्तिहान की तैयारी करते हुए अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे। और इस एसएससी के बाद क्या करना चाहिए वो कोर्सेस के मुतालिक कैरियर गाइडेंस के वीडियो के साथ जल्द आपके खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।